नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा 9वीं का 5वां अध्याय द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में पढ़ा था। कोशिका के बारे में हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी। एक बार पुनः उन चर्चाओं पे थोड़ी सी चर्चा करके हम फिर आगे बढ़ते हैं। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई होती है। कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। उसके बाद कोशिका के केंद्रक को रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था और इस तरीके से धीरे धीरे कोशिका के विभिन्न अंगों की खोज हुई थी। कोशिकाएं दो तरह की पाई जाती हैं जो कि दो तरह के जीवों में होती हैं। एक तो जीव ऐसी कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिकीय जीवों में जो होती है जो एक ही कोशिका सभी तरह के कार्यों को करती है। दूसरी वो कोशिकाएं होती हैं जो स्पेशलाइज्ड होती हैं, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में होती हैं। जैसे कि हमारे में मानव शरीर में जो नर्वस टिश्यू की कोशिका होंगी वो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स का काम करेंगी, यानी कि मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने का काम करेंगी। वैसे ही जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की कोशिकाएं होंगी वो एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं। बच्चों, इसके अलावा हमने दो और तरह के ऑर्गेनिजम्स के बारे सेल्स के बारे में पढ़ा था। वो थी प्रोकार्योटिक कोशिकाएं और यूकार्योटिक कोशिकाएं। प्रोकार्योटिक कोशिकाएं मतलब प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जो आदि यानी कि जो शुरुआत में जो कोशिकाएं बनी थी वो प्रोकार्योटिक कोशिकाएं हुई। यूकार्योटिक यानी यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि जो पूरी तरह से डेवलप और कोशिकाएं बन गई हैं उनको हम यूकार्योटिक कोशिकाएं कहते हैं। फिर से मैं पुनः एक बार आपके सामने बोल रही हूँ, हमेशा ध्यान रखना। प्रोकार्योटिक कोशिकाएं जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहले जो कोशिकाएं बनी थी, जो आदिकाल में सबसे बनी थी, उनको हम प्रोकार्योटिक कोशिकाएं कहते हैं। जो कोशिकाएं पूरी तरह से डेवलप नहीं थी मतलब कि उनके पास झिल्ली नुमा ऑर्गेनल्स नहीं थे, जैसे केंद्रक नहीं था, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थे वो नहीं थे। धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति जैसे जैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ी वैसे वैसे यूकार्योटिक कोशिकाएं आने लगी। अब यूकार्योटिक कोशिकाओं में जितने भी ऑर्गेनल्स जिनमें झिल्ली होती हैं यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो होती हैं वो यूकार्योटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। प्रोकार्योटिक कोशिकाएं जैसे मैंने आपको बताया शुरुआती दौर में यानी कि बैक्टीरिया जैसे छोटे जीवों में पाई जाती हैं। यूकार्योटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीवों में या यूनिसेलुलर जीवों में भी जो डेवलप होते हैं उनमें पाई जाती हैं। अब हम बहुकोशिकीय जीवों में जो कोशिकाएं पाई जाती है उनके बारे में ज़्यादा अच्छे तरह से अध्ययन करने जा रहे हैं। उन्हीं में से मैंने एक सेल का उदाहरण लिया है जो मैंने पिछली कक्षा में भी आपको दिखाया था और उसी कोशिका के विभिन्न भागों के बारे में हम पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो एक कोशिकाओं को बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक कोशिका को अध्ययन करना चाहे तो उसे हम 3 भाग में अध्ययन कर सकते हैं। पहला भाग जो उसका आवरण है, बाहरी झिल्ली जो है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है यानी कि प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होगा वो सेल मेम्ब्रेन होगा, यानी कि बाहरी आवरण जो होगा, बाहरी जो उसकी कवरिंग होगी एनिमल सेल्स में वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पादप कोशिकाओं में बाहरी मेम्ब्रेन जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके भी बाहर से सेल वॉल होती हैं जो थोड़ी कठोर होती है, जो पादप कोशिकाओं के बाहरी वातावरण से सामंजस्य बैठाने में मदद करती हैं। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में भी चर्चा कर ली थी। दूसरा पार्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेल का, वह है कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग।
कोशिका द्रव्य में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं या कोशिका द्रव्य में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, कोशिका द्रव्य क्या है? अब आप यहाँ देख रहे हैं, कोशिका द्रव्य के बारे में हमने कल बात की थी कि प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो, वह भाग कोशिका द्रव्य कहलाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका द्रव्य जो होता है, इसमें बहुत सारी अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वह उन्हीं से बना होता है। ये एक जेली नुमा यानी कि हम कह सकते हैं कि गाढ़ा पारभासी चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसमें अनेक रचनाएं जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइजोसोम है या फिर राइबोसोम है, ये सारे वैक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि कोशिका द्रव्य में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे हैं। यह चित्र जो है एक एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका का है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके केंद्र में एक केंद्रक है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ आप देख रहे हैं कि कोशिका द्रव्य है यानी कि साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गोल्गी बॉडीज हैं, यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर राइबोसोम है, यहाँ पर लाइजोसोम है, यहाँ पर फ्री राइबोसोम्स हैं, बहुत सारे जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये सारे के सारे कोशिकांग जो हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, यानी कि केंद्रक से बाहर। आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में, यहाँ पर गुलाबी रंग का एक केंद्रक बना हुआ है, जिसके चारों तरफ आप देख रहे होंगे एक मेम्ब्रेन बनी हुई है जो कहीं कहीं से छेद्रनुमा है, यानी कि उसमें कहीं कहीं छेद हैं जहां से पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो वहीं पोर्स से होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये बहुत सेलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर जाने देता है या सेलेक्टेड चीज़ों को ही बाहर जाने देता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि एक नलीनुमा, यानी कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि नलीनुमा स्ट्रक्चर है जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें छोटे 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 आपको दाने दिख रहे होंगे। ये दाने किस चीज़ के हैं? ये दाने हैं राइबोसोम के। अब राइबोसोम क्या कार्य करता है बच्चों? राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम दोनों तरह से पाए जाते हैं। ये इनके साथ अटैच होके यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच फॉर्म में भी पाए जाते हैं, और दूसरा ये फ्री फॉर्म में, अगर आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए, आपको फ्री राइबोसोम जो हैं वो भी दिखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ आपको फ्री राइबोसोम दिखेंगे, वहाँ पर राइबोसोम्स आपको अटैच फॉर्म में नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ही नहीं है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव सेल्स हैं और उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड यानी झिल्ली नुमा कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहे हैं तो कहीं कहीं लिखा होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदुरा होता है, उसका सरफेस खुरदुरा होता है। और वो खुरदुरा क्यों होता है? क्योंकि उस पर छोटे 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 राइबोसोम्स के दाने होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरा एक और तरीके का होता है, वो होता है चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे
कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसी तरीके से हमने देखा कि इसमें साइटोप्लाज्म में गोल्गी बॉडीज भी होते हैं। गोल्गी बॉडीज का फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है। ये गोल्गी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो चीज़ें बनती हैं उनको स्टोर करते हैं और उनको ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पिक्चर में आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा कि केंद्रक है यानी कि न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज़ हैं, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसके बाद अब हम एक एक करके इन सारे ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांगों के बारे में बातें करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सेल ऑर्गेनल यानी कि कोशिकांग, कोशिका का जो अंग है वह कौन सा है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों यहाँ पे आप देखिए पहला जो हमने लिया है वह कौन सा है, अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं आपको पहले भी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया था कि जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित यानी ब्रांचेस होते हैं, इसमें झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से लेकर के सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्केलेटल फ्रेमवर्क जो है वो फॉर्म कर देता है, वहाँ से वहाँ तक ये एक्सटेंडेड होता है। इनमें जो है दो तरह की रेटिकुलम्स होते हैं। पहला रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे किसके दाने होते हैं जिसकी वजह से वो खुरदुरे लगते हैं? हमने अभी बात की थी, राइबोसोम के दाने होते हैं। अब क्योंकि राइबोसोम के दाने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कार्य करेगा? राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? वो प्रोटीन को बनाता है यानी कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करेगा? वह प्रोटीन की फॉर्मेशन में मदद करेगा क्योंकि वो साइट किसका है? वह अपने ऊपरी सतह पे राइबोसोम को जगह दिए हुए है, तो वो मदद करेगा प्रोटीन के सिंथेसिस में। इसी तरीके से हमने अगला देखेंगे यहाँ पर कि दूसरा कौन सा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसकी सतह पर खुरदुरे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, वह अपना कार्य करता है। अब उसका कार्य क्या है ये हम जाने। उसका कार्य है कि वसा यानी फैट का फॉर्मेशन यानी कि वह वसा को बनाने का कार्य करता है। बच्चों हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम नहीं होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसको बनाता है? यह बनाता है वसा को, लिपिड को, फैट को। वसा हिंदी में हम कहते हैं, उसको लिपिड भी बोला जाता है और उसे फैट भी बोला जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है, वह मदद करता है प्रोटीन को बनाने में। तो हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दोनों चीजें बना रहा है, प्रोटीन भी बना रहा है और लिपिड भी बना रहा है। और हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है यानी कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वह बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कहीं ना कहीं जब भी हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है थोड़ी बहुत डैमेज होगी तो जो प्रोटीन और जो लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है उन्हीं प्रोटीन और उन्हीं लिपिड से हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है फिर से फॉर्म हो जाता है। इस प्रोसेस को
मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्योंकि क्या होता है इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में फिर से हमारे सेल मेम्ब्रेन जो हैं वो फिर से फॉर्म होते हैं, फिर से बनते हैं, इसीलिए हम इसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, जिसको हिंदी में जीवात जनन कहते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन का फिर से फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, अब हम आगे कैसे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस, पहले आप देखेंगे सेंटर में क्या बना हुआ है, सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप क्या हुआ, जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन होते हैं हमारे सेल के चारों तरफ जो उसको शेप देते हैं, वैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप जो होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस को शेप देते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप यहाँ पे देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे दिख रहा है, जिसके ऊपर छोटे 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 आपको दाने दिख रहे हैं। ये छोटे दाने कौन से हैं? अभी हमने चर्चा की थी, ये छोटे दाने जो हैं वो राइबोसोम के हैं। ये छोटे दाने किसके हैं? ये छोटे दाने जो हैं वो राइबोसोम के हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लंबी नलिकाएं भी प्रेजेंट है, प्लस कुछ आयताकार या कुछ गोल थैले की तरह भी इनके शेप होते हैं। तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे थे? ये हम बात कर रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा के सिंथेसिस में मदद करता है। और जो लिपिड और जो वसा वो बनाते हैं, जो लिपिड और वसा वो बनाते हैं, उससे हमारी प्लाज्मा झिल्ली बनती है, वो हमें मेम्ब्रेन बनाने में भी फिर मदद करता है। बच्चों, अब हम अगले कोशिकांग के बारे में बात करते हैं। तो अब हम देखते हैं, पहले तो हम अंतःप्रदेयी जालिका के कार्य देख लें, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको हम देख लें। पहला फंक्शन क्या है? अंतःप्रदेयी जालिकाएं अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक पूरी की पूरी जो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनकी नलिकाएं पूरी की पूरी तरह से फैली होती हैं। तो ये परिवहन का भी कार्य जो है एक तरीके से करती हैं। ठीक है। SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में मदद कर रहा है? यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में। कोलेस्ट्रॉल यानी कि लिपिड, यानी कि वसा, यानी कि फैट, तो उसका सिंथेसिस जो है वो SER कर रहा है। इसी के साथ हम देखेंगे कि SER जो है आपको कोशिका द्रव्य में यांत्रिक सहायता, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यांत्रिक सहायता प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। अब अंतःप्रदेयी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेता है। अभी हमने बच्चों बात की थी कि कोशिका का जो कवरिंग होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको बनाने में और उसके प्लेट्स जो बनते हैं उसको बनाने में भी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करते हैं। RER के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदुरी अंतःप्रदेयी जालिका, जिसके चारों तरफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करते हैं। तो ये अभी तक हमने पहला कोशिकांग यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, अगला हमारा कोशिकांग यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? राइबोसोम।
और राइबोसोम के बारे में क्या मुझे ज़रूरत है अब चर्चा करने की कि राइबोसोम का क्या कार्य है? नहीं, बिल्कुल सही। राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में भाग लेता है। अब हमें थोड़ी सी यहाँ पर एक समझ बनानी होगी कि जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे तो राइबोसोम हमेशा फ्री फॉर्म में पाया जाएगा, यानी फ्री ग्रेन्यूल्स यानी दाने के तरह से वह पूरी के पूरी कोशिका में फैला हुआ आपको दिख सकता है। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे तो राइबोसोम दो तरह से पाए जाएंगे। कुछ राइबोसोम्स जो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए मिलेंगे ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में, कुछ राइबोसोम्स ऐसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लेयर्स पे, बाहरी सतह पे पाए जाएंगे, जो अटैच्ड होंगे, जो स्कैटर्ड नहीं होंगे, जो अटैच्ड होंगे। तो राइबोसोम एक, अब ये हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो यूकैरियोट में भी पाया जाएगा और प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा। तो जब कभी आपको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बारे में अंतर पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि ये दोनों में पाया जाएगा, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में पाया जाएगा? वह सिर्फ यूकैरियोट में पाया जाएगा। अब अगला हमारा जो ऑर्गेनेल है यानी कि कोशिकांग है, वह कौन सा है, इसे देखते हैं। अगला कोशिकांग जो है हमारा गोल्गी एपैरेटस है। हम पुरानी वाली स्लाइड को फिर से एक बार देखते हैं। गोल्गी एपैरेटस यानी कि गोल्गी बॉडी। ये गोल्गी बॉडी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये गोल्गी बॉडी जो है वो यहाँ पर देखिए एक नली के फॉर्म में पाया जाता है जिसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। दिखा रहा होगा आपको यहाँ पर सिस्टर्नी, जो आपके एक नलिका के फॉर्म में पाया जाता है, इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। यहीं पर छोटे छोटे गोल वेसाइकल्स के फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य क्या है, पहले जानने से पहले हम एक और बात जानेंगे कि गोल्गी बॉडीज जो होते हैं उनको फॉर्म कौन करता है? वो उनको फॉर्म करने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो वहीं से इनकी उत्पत्ति धीरे धीरे होती है। अब ये गोल्गी बॉडी क्या करेंगे? जिन सब्सटेंसेस का संश्लेषण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो चुका है, जो चीज़ें वहाँ बनी हैं, उन चीज़ों को ये स्टोर करते हैं। गोल्गी बॉडी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो पदार्थ बने हैं, जिनका संश्लेषण हो चुका है, उन पदार्थों को ये स्टोर करते हैं। साथ ही साथ इनको ये ट्रांसपोर्टेशन का भी कार्य करते हैं। इनको ये बाहर ले जाएंगे, अंदर लेकर के आएंगे। इस तरीके से इनके ट्रांसपोर्टेशन का भी कार्य जो है ये करते हैं। गोल्गी बॉडी का एक और कार्य है। गोल्गी बॉडी जो होती हैं वो सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने का कार्य भी करती हैं। गोल्गी बॉडी क्या करती हैं? ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने का भी कार्य जो है वो गोल्गी बॉडी करती हैं। तो अब हमने देखा, अब गोल्गी बॉडी, मुझे ये बताइए, क्या गोल्गी बॉडी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में गोल्गी बॉडीज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अगला कौन सा ऑर्गेनल हमें पढ़ना है। अभी तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमने आज कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कशन शुरू किया है, जिसमें सबसे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा है, फिर हमने गोल्गी बॉडीज़ के बारे में पढ़ा है, और अब हम अगले इसमें आ रहे हैं जो कौन सा है, वो है लाइजोसोम। बच्चों, लाइजोसोम कैसा होता है ये हम देखें। यहाँ आप देख रहे हैं कि लाइजोसोम एक थैली के आकार में होता है। किस आकार में होता है? लाइजोसोम एक थैली के आकार में होता है। लाइजोसोम एक ऐसे थैली के आकार में होता है और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कैसे एंजाइम्स होते हैं?
डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब वो एंजाइम्स का काम क्या है समझेंगे हम यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए कोई सेल है, तो उस सेल के अंदर बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया आता है तो वो बैक्टीरिया को क्या करेंगे, बैक्टीरिया वैसे ही रह जाएगा? नहीं, उस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देगा कौन? लाइसोसोम। तभी हम एक तरीके से बच पाते हैं। तो बाहर से बैक्टीरिया, लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, तो जो भी पदार्थ बाहर से आएंगे, चाहे वो फूड हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो इस तरीके से कोई बाहर फॉरेन बॉडी हो, वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से उनको डाइजेस्ट करने का कार्य करता है, उसको पूरी तरह से पचाने का कार्य करता है। अब अगर मान लीजिए इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो जैसे बाहर से फूड आया तो फूड को भी डाइजेस्ट करेगा, लाइसोसोम्स के एंजाइम्स क्या करेंगे? उस फूड को भी डाइजेस्ट करेंगे। जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तभी क्या एनर्जी मिलेगी? एनर्जी मिलेगी सेल को, यानी कि कोशिकाओं को एनर्जी उसी फूड के डाइजेशन से मिलेगा। हम तो ये जानते हैं ना कि जो फूड हम लेते हैं उसी का डाइजेशन होता है, देन आफ्टर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, और उसी से फिर हमें एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी से जो सेल्स होते हैं वो कार्य करते हैं, यानी कि वो बायोलॉजिकल एनर्जीज होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, कोशिका में प्रवेश करने वाली बड़े, जिनमें कणों एवं बाह्य पदार्थों का पाचन करता है और जीवाणु तथा वायरस से रक्षा करता है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई बैक्टीरिया बाहर से आया, कोई वायरस बाहर से आया, इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने उसको डाइजेस्ट कर दिया। जब उसको डाइजेस्ट कर दिया मतलब कि वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और हम जो हैं कहीं ना कहीं बच जाते हैं उससे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। बड़ी सी बात है, आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर इसको क्यों कहते हैं सुसाइडल बैग? सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं कि अगर इनमें कोई क्षति हो जाती है तो ये पूरे के पूरे जो है सेल को डाइजेस्ट करने का कार्य करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, पिक्चर के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो जैसे ही फूड एंटर करता है तो फूड जो है एंटर करते ही प्राइमरी लाइसोसोम के साथ उसको जो है मिक्स हो जाएगा। प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है और वो क्या बना देता है? सेकेंडरी लाइसोसोम। आप देख रहे होंगे कि फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से, इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से सेल के अंदर जो है वो फूड मॉलिक्यूल आया या कुछ भी व्हाटएवर जो भी आएगा अंदर, वो अंदर आ जाता है। फैगोसाइटोसिस, फैगो यानी कि जब सॉलिड चीज कोई सेल के अंदर एंट्री करती है तो हम वो फैगोसाइटोसिस उसे कहेंगे। अगर लिक्विड यानी कि द्रव्य आएगा तो वो पाइनोसाइटोसिस होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फैगोसाइटोसिस से कोई फूड जो है वो एंटर किया, फूड वैक्यूल है। अब फूड वैक्यूल जैसे ही आया, फूड वैक्यूल फूड को लेकर आ रहा है, वहाँ से लाइसोसोम उसके साथ मिक्स हो गया। अब फूड वैक्यूल और लाइसोसोम के एंजाइम्स जो हैं उस पर कार्य करने लगे, वो सेकेंडरी लाइसोसोम बना और वहाँ पर जितना जो फूड एंटर किया था उन सब को डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम ने कर दिया। और फाइनली रेसिजुअल बॉडी जो कि हमारे ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, वो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से बाहर निकल जाती है। ये तो प्रोसेस हमने समझा। ये प्रोसेस हमने क्या समझा कि लाइसोसोम कैसे फूड का डाइजेशन कर रहा है। अब आगे हम ये जानेंगे कि अगर सेल कहीं से रप्चर हो गया, मतलब जिस कोशिका में वो प्रेजेंट है, अगर वो कहीं से भी डैमेज हो जाती है या कहीं से रप्चर हो जाता है, कोई भी इशू होगा, तो लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम जो है पूरे के पूरे इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं फैल जाते हैं और उस सेल को पूरा डैमेज कर देते हैं, यानी कि डाइजेस्ट कर देते हैं। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है?
सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर से आने वाले पदार्थों का डाइजेशन करते हैं। जब सेल क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसके वही डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरे की पूरी कोशिका को जो है वो डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से कोशिका को डाइजेस्ट करने का मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी ही आत्महत्या कर ली। तो इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, फिर गोल्गी बॉडी, और चौथा अभी हमने क्या देखा, लाइसोसोम। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बारे में आगे और पढ़ते रहेंगे अगली कक्षा में। तब तक आप इसके बारे में अपनी पुस्तक से और अध्ययन करें, और सिर्फ अपनी ही पुस्तक से नहीं, अपने आसपास अगर कुछ भी आपको ऐसा दिखता है जहाँ से आप कोशिका के बारे में नॉलेज को ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि अपनी समझ और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं, तो उसे विकसित करती है। फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे आगे बढ़ते हुए। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। नमस्कार।